आदित्यनाथ ने 2034 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में आज हजारों लोगों के बीच योगी आदित्यनाथ ने 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन पर डिस्कस किया और अभी 2025 चल रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम इस साल होने वाले बिहार चुनाव के बारे में भी नहीं सोच पा रही। योगी 9 साल आगे 2034 के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। मोदी की टीम इतना आगे आखिर कैसे सोच लेती है? जब चुनाव नतीजे आते हैं तो ईवीएम चिल्लाने वाले मोदी की तैयारी नहीं देखते। टीम सिलेक्शन से लेकर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तक बीजेपी की इलेक्शन मशीन कैसे काम करती है, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है, गांव गांव में शोर है। ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा। शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के प्रोटेस्ट को एकदम चार्ज्ड अप कर दिया है। बंगाल इलेक्शन से केवल 1 साल पहले ममता बनर्जी 3 तरफ से घिर गई हैं। एक तरफ बंगाल में 26,000 सरकारी नौकरियां जाने की नाराजगी है। जिनकी नौकरी गई है उनकी आंखों में आंसू हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, जिसमें कोर्ट ने ममता सरकार के करप्शन और कट मनी कल्चर की पोल खोल दी है। और तीसरी तरफ है बीजेपी का एग्रेसिव प्रोटेस्ट। बीजेपी, एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बंगाल में बीजेपी का महिला मोर्चा सब एक साथ फ्रंट पर आ गए हैं। और तो और इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। ममता कहती हैं कि किसी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी जाने नहीं देंगी। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেंट। लेकिन कैसे? ममता ये काम कैसे करेंगी जबकि वो जानती हैं कि 26,000 नौकरियां रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बंगाल सरकार के करप्शन पर तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और इस केस में ममता को जेल भी जाना पड़ सकता है। बीजेपी इस केस में ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी लपेट रही है। আমাদের হৃদয়ে কিন্তু পাথর নেই এবং তাই একথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু आई डोंट केयर। बीजेपी ने इस मुद्दे को जड़ से पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इस कैंपेन को नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। ये लोग को सिविक टीचर बनाने का प्लान बनाया। ये लोग मेरिटोरियस है, इसका एकेडमिक तगड़ा है, कोई टीचर सिविक बनने वाला नहीं। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में लाए गए शुवेंदु अधिकारी जानते हैं कि ममता बनर्जी को इमोशनल कार्ड खेलना आता है, इसलिए शुवेंदु तू डाल में पात स्टाइल में चल रहे हैं। नौकरी से निकाले गए 7,000 शिक्षकों को ऑडिटोरियम में बुलाकर ममता जब इसका लाइव टेलीकास्ट करवा रही थी, तब शुवेंदु अधिकारी बाहर ये बता रहे थे कि ममता को जब काम करना चाहिए था तब उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के शिक्षक घोटाले पर 14 बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने माना था कि सारी नियुक्तियां गलत नहीं हैं। कम से कम 19,000 अपॉइंटमेंट जेन्युइन हैं। करीब 7,000 अपॉइंटमेंट में करप्शन हुआ है। कोर्ट ने बंगाल की सरकार से जेन्युइन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी थी। ममता सरकार ने कोर्ट में सही और गलत लिस्ट पेश नहीं की। शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि यह सब करप्शन को छिपाने के लिए किया गया, इसलिए अब बंगाल में घुन के साथ गेहूं भी पिस रहा है।
ex-Chief Justice Honorable Mr. Chandrachud, now sitting Chief Justice Honorable संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्र का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है। उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए। एक दिन ही इस शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हुए थे। रामनवमी के दिन वो नंदीग्राम में नए राम मंदिर की नींव रख रहे थे, राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, बंगाल के राम भक्तों को एक कर रहे थे, कंधे पर राम ध्वज लेकर पैदल चल रहे थे। और अगले ही दिन शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी के प्रोटेस्ट की तख्ती बनाकर नारे लगा रहे थे। भाजपा सरकार लाइए, हर साल SSC होगा, OMR सीट, एकेडमिक 100 पॉइंट रोस्टर मानते हुए हम लोग हर साल SSC का सीट फिलअप करने का काम करूंगा। और तुरंत ये जो जेन्युइन लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिवीजन पिटीशन फाइल हुआ है आज, उसमें जेन्युइन लिस्ट को भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सबमिट किया जाए, ये हमारी मांग है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के ओरिजिनल कार्डर वाले नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने संघ की शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नहीं गाया है। वो ओरिजिनली तृणमूल के कार्डर रहे हैं। वो ममता बनर्जी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। बीजेपी ने उनको तृणमूल से उठाया और बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बना दिया। आज बंगाल में ममता का सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करता है तो वो शुभेंदु अधिकारी ही है। 2024 के इलेक्शन में जब पूरे साउथ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने हरे रंग में रंग दिया, तब भी तामलुक और कांथी की सीट को शुभेंदु ने अपने दम पर निकाल लिया और इन दोनों सीटों पर भगवा लहरा दिया। शुभेंदु अधिकारी का एग्जाम्पल वैसा ही है जैसा असम में हिमंता बिस्व शर्मा का है। बीजेपी ने हिमंता को कांग्रेस से लिया, कांग्रेस को जो नुकसान हुआ वो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो गया। हिमंता को बीजेपी ने असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेता बना दिया। राहुल गांधी अब बिहार में नेता ढूंढने निकले हैं। राहुल कन्हैया कुमार में नेता तलाश रहे हैं। बिहार के लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी राहुल ने बेगूसराय आते आते। बिहार में बेगूसराय कांग्रेस का वो किला है जो सबसे आखिर में गिरा। 1998 में आखिरी बार बेगूसराय की सीट कांग्रेस के राजो सिंह ने जीती थी। इससे पहले 1991 में इस सीट से कांग्रेस के कृष्णा शाही सांसद बने। 1980 और 84 के चुनाव में भी कृष्णा शाही जीती थी। 80 और 84 में कांग्रेस सब जगह जीत रही थी, बेगूसराय भी जीत गए। तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, लेकिन मंडल के बाद दो बार बेगूसराय से कांग्रेस का जीत जाना सचमुच बड़ी बात थी। कांग्रेस ने बिहार को लालू के भरोसे छोड़ा तो बेगूसराय भी छोड़ दिया। अब राहुल गांधी ने उसी बेगूसराय में पैदल यात्रा की, लेकिन बेगूसराय की गर्मी में राहुल ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। वो पटना चले आए और संविधान सुरक्षा सम्मेलन करके पटना में भाषण दिया। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कि 5% लोग 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी,
10 नाम है और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। राहुल गांधी ने बेगूसराय जीतने के लिए जिस कन्हैया कुमार पर यकीन किया है, उनको बेगूसराय 2019 में भी आजमा चुका है। तब कन्हैया कुमार वहां से सीपीआई के कैंडिडेट थे, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह के सामने वो टिक नहीं पाए थे। राहुल और कन्हैया दोनों के लिए बीजेपी ने गिरिराज सिंह को ही फिट करके रखा है। किसी और की जरूरत ही नहीं है, गिरिराज अकेले निपट रहे हैं। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हुई है उनके आने से कोई। अब राहुल और कन्हैया कुमार के एक मंच पर आने का मतलब समझिए। कन्हैया कुमार को लालू तेजस्वी पसंद नहीं करते। कन्हैया कुमार को चार्ज देने का एक मतलब यह भी है कि कांग्रेस बिहार में अकेले जा सकती है। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी इसी दिशा में संकेत दे चुके हैं। बिहार में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो हफ्तों तक उन्होंने लालू परिवार से मुलाकात नहीं की। यह इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के उस सजेशन को सीरियसली ले रहे हैं, जिसमें खड़गे ने कहा था कि पार्टी को मजबूत करना है तो अकेले लड़ने की ताकत जुटानी होगी। अकेले लड़ने की ताकत दिखाने के लिए ही राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा में जाने का फैसला किया, जबकि वो जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव नहीं लड़ने दिया था। कांग्रेस को मजबूरी में कन्हैया कुमार को दिल्ली लाकर लोकसभा का चुनाव लड़वाना पड़ा। सवाल यह है कि राहुल गांधी अकेले लड़े तो कर भी क्या लेंगे? बिहार में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। दशकों बाद कांग्रेस ने अब जाकर बिहार के 40 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूपी में भी कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। 2 सप्ताह पहले ही कांग्रेस ने यूपी में जिला और नगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। बंगाल में कांग्रेस की स्थिति और खराब है। 6 महीने पहले अधीर रंजन चौधरी को हटाकर शुभांकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 6 महीने में भी शुभांकर सरकार अपनी टीम नहीं बना पाए। महाराष्ट्र में नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन सपकाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2 महीने में वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए। दिल्ली के 7 जिलों में कहीं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं है। दिल्ली में तो कांग्रेस का परमानेंट प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। हरियाणा में जब से कांग्रेस हारी है, वहां अपना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बना पाई। हरियाणा के 22 जिलों में कहीं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का यही हाल है। राहुल गांधी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ताकत देने की बात तो कर देते हैं, लेकिन देश के 150 जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की एचआर पॉलिसी और अपॉइंटमेंट कमेटी इतनी तेज है कि प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की तो छोड़िए, बूथ लेवल तक भी बीजेपी की कोई सीट खाली नहीं रहती। बिहार में सम्राट चौधरी को जेडीयू से बीजेपी में लाया गया। उससे पहले सम्राट चौधरी आरजेडी में थे और राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके थे। एक बार सम्राट चौधरी को अपना लेने के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा किया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया और समय आने पर उप मुख्यमंत्री भी बनाया। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बीजेपी के पास वैकेंसी हो या जहां सेकंड थर्ड रैंक की लीडरशिप तैयार ना हो। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की सोचे तो ऐसा कर सकती है। तमिलनाडु में 24 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने अपने दम पर ही लड़ा। 2034 में 1 नेशन 1 इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर
लोगों के विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जहां भी जाती है दो काम करती है। पहला काम सरकारी होता है, जैसे अमित शाह जम्मू कश्मीर के कठुआ में गए तो सबसे पहले अपना ऑफिशियल काम निपटाया। साथ ही उन्होंने संगठन का भी काम किया। अमित शाह जैसे नेता जब स्टेट यूनिट के ऑफिस जाते हैं तो पूरी यूनिट जोश से भर जाती है। बीजेपी इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दिनों बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर टोंट कसती है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका क्या जवाब दिया था, यह सबको देखना चाहिए। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। बीजेपी परसेप्शन वाले फ्रंट को कभी कमजोर नहीं पड़ने देती। परसेप्शन की लड़ाई जीतने के लिए वो संगठन को आगे करके चलती है। दूसरी पार्टियां ये नहीं कर पाती, इसलिए पिछड़ जाती हैं।